जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज यानी कि पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यानी कि एग्जामों में आते हैं। और इसको आप इसके पहले के क्वेश्चन यानी कि जैसे संविधान के स्रोत और भाग और जो समितियां हैं और यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस यानी कि वीडियो में कराया है, तो वो आप छोटी छोटी वीडियो उसमें देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चंस हैं। और आगे आज हम देखेंगे संविधान में जो अनुच्छेदों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको देखेंगे। चलिए ये देखते हैं, एक नज़र में इसको आप देख सकते हैं। एक पूरा यानी कि 395 अनुच्छेद ये पूरा दिया गया है। अब क्वेश्चन वाइज अगर हम बात करें क्वेश्चन वाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहीं से शुरू होता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि यानी कि जो संविधान में प्रारंभ में कितने यानी कि अनुच्छेद, तो हम प्रारंभ में संविधान में टोटल यानी कि अनुच्छेद कितने थे, पहले कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे। ठीक है। और यानी कि भाग कितने थे, तो 22 भाग थे, 22 भाग। और अगर गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए, ये तो क्रम के अनुसार 22, अगर गणना के अनुसार यानी कि गणना के अनुसार 25 भाग हो गए हैं। और जो हमारी अनुसूचियां थी 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो ये आप याद रखिए। तो देखिए गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, ये फिर देखिए गणना की दृष्टि से। तो वर्तमान में क्या है, ये देखिए 412 अनुसूचियां हैं और ये 444 प्लस यानी कि 450 प्लस, यानी कि अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए अनुच्छेद जो है उतने ही है, 395 अनुच्छेद ही है। लेकिन गणना की दृष्टि से जैसे क्या होता है ना कि उसमें कुछ चीजें प्रावधान जोड़ दिया जाता है, जैसे 51 जोड़ दिया गया, हाँ 48 से जोड़ दिए गए। तो ये गणना की दृष्टि से इस तरह यानी कि अनुच्छेद हमारे बढ़ गए हैं, बाकी उसी उतने ही है। तो देखिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम। भारत में भारतीय संविधान में कितने 400 से अधिक अनुच्छेद है। ये देखिए 468 पहुंच गई है, यानी कि गणना की दृष्टि से। ठीक है, गणना की दृष्टि से अभी जैसे हमने बताया। और 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां पहले थी और 22 भाग अभी भी हैं, और 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। और ये गणना की 395 जो अनुच्छेद 468 पहुंच गई है, ये गणना की दृष्टि से। जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि जैसे 51 जोड़ दिया गया और 48 से जोड़ दिया गया। ठीक है, 13 का ए जोड़ दिया गया, 13 बी जोड़ दिया गया, 13 का 3 जोड़ दिया गया, इस तरह यानी कि बहुत सारे अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। तो इसकी दृष्टि से 400 से अधिक हो गए हैं अनुच्छेद। चलिए आगे देखते हैं। मिलान करने के लिए एक क्वेश्चन है कि मिलान करना है इसमें सूचीबद्ध से नए राज्यों का गठन किस किस अनुच्छेद में बात की गई। नए राज्यों का जो गठन यानी कि बात की गई, नागरिकता है और मौलिक अधिकार दिया गया है, प्रशासनिक अधिकार की स्थापना। तो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या है, बात करता है कि नए राज्यों का गठन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता की बात करता है, इसका मिलान इसमें कर देंगे। और मौलिक अधिकार जो हमारा है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है। और जो हमारा राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन की बात करता है, वो अनुच्छेद 3 करता है। और जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है, वो भारतीय अनुच्छेद का 323 ए में बात करता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप मिला लीजिएगा। देखिए ये उसी तरह है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो इसका अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 312 के अंतर्गत अखिल सेवाओं की बात की गई है। ठीक है, देखिए 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान किया गया अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत समर्थन संकल्प में घोषित कर देते कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन बंद कर सकती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि विधायिका में नहीं रखा जाता है, कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117 है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। अनुच्छेद 117 में क्या बात करता है, 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 ए के उपखंड क में क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वित्त वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद, वित्त विधेयक के बारे में 117 में यानी कि बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों को निर्वहन के लिए किसी आचरण के संबंध में। 123 में संसद में विश्रांतिकालीन में अध्यादेश यानी अध्यादेश की बात करता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश होता है। और 213 में किसका है, 213 में राज्यपाल का है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान के लिए आया है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित करना है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसमें है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 324 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा 324 में क्या बात करता है, हमारा 324 में निर्वाचन आयोग है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है जो भारत का पहले इसको मिला लेते हैं हम, भारत का निर्वाचन आयोग ये तो कंफर्म है कि 324 में, ठीक है। अब संघीय लोक सेवा आयोग की बात करता है, तो संघीय लोक सेवा आयोग इसमें कौन कौन सा हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसमें 332 के अंतर्गत लगा देंगे। और यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत हो जाएगा। और यानी कि जो हमारा भारत का सर्वोच्च संघीय लोक सेवा आयोग की बात करता है, तो ये 318 के अंतर्गत लगा देंगे। संघीय लोक सेवा आयोग का 318 में लगा देंगे। निर्वाचन आयोग 324 हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय 332 और महाधिवक्ता 351। तो आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। इसकी व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग है, ठीक है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति से बात करता है। तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान यानी कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रावधानों का आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और इसमें यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है संबंधी प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। ये व्याख्या देख सकते हैं। लिखित में से कौन सा यानी कि इसमें मिलान करना है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए 40 में ग्राम पंचायतों का सही है, ये समान नागरिक संहिता 44 में है। 48 में क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, इसमें नहीं है, ये अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। तो और ये 39 में क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा किसमें बात करता है, अनुच्छेद 50 में, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फिर से यानी कि सुमेलित करने के लिए आ गया है कि अनुच्छेद 124 किसकी बात करते हैं, तो अनुच्छेद 124 को मिलान करना। अनुच्छेद 5 दिया गया है, 352 है और 245 है। तो जो हमारा विधायी शक्तियों का वितरण नागरिकता की बात किस में की गई है, 5 में है, तो इसका मिलान हम 5 में कर देंगे पहले तो। अनुच्छेद ये 2 में कर देंगे, ठीक है। संघीय न्यायपालिका देखते हैं। आकस्मिक प्रावधान तो आप जानते हैं कि यानी कि आप आपातकालीन या आकस्मिक प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें कौन सा मिलान यानी कि सही, आप देखिए बी का यानी कि बी का 2 किस में है, बी का 2 फर्स्ट वाले में है, ठीक है। फर्स्ट वाले में बी का 2 फर्स्ट वाले में है और किसी में नहीं है। तो और फिर ए का वन संघीय न्यायपालिका, ये तो 124 में है, जानते हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय वगैरह की बात करता है, ठीक है। सी का 3 यानी 352 में आकस्मिक आपातकालीन व्यवस्था है। फिर डी का 4 यानी कि 245 में विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बात करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मिलान के लिए है कि वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि अनुच्छेद हैं जो कि देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 में क्या बात करता है, नीति निर्देशक तत्व है ये, ठीक है। 368 में क्या है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद की बात करता है गठन की, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मिलान के लिए है, इसमें अनुच्छेद 54 दिया है, 75 दिया, 155 दिया, 164 दिया गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है, ठीक है। पहला यानी कि सही सुमेलित है।
अब इसका यानी कि ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो हम पकड़ पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन से भी यानी कि कभी के पकड़ा जाता है। तो 1 का में देखिए 2 जगह ऑप्शन दिया है, ठीक है। 1 का में 2 जगह इसमें ऑप्शन दिया है। और इसमें अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के बाद अनुच्छेद 75 देखते प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अभी जैसे हमने देखा था मंत्रिपरिषद की बात की गई थी 74 में, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसमें है, 75 में दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अभी 55 में 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सही है, करेक्ट है। 164 में क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की, ठीक है, बात की गई है, सही है, करेक्ट आंसर इसका। तो सभी यानी कि सुमेलित डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं व्याख्या में 155 के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 61 में अनुच्छेद 61 दिया है, 67 का दिया है, 94 दिया है और 90 दिया गया है, ठीक है। इसको सही सुमेलित यानी कि देख लेंगे हम इसमें क्या कौन सा हो जाएगा। तो यानी कि 61 में यानी कि व्याख्या में देख लीजिए आप सीधे सीधे। अनुच्छेद 61 में यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। 67 का में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है। और अनुच्छेद 54 में क्या है, स्पीकर को हटाना है। और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना होता है, ठीक है। ये अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग लाने की किस इसमें बात की गई, अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। 60 में क्या है, शपथ की बात करता है, ठीक है, आप नोट डाउन कर दे। 67 का में क्या, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कर। 54 में क्या है, स्पीकर को हटाना है, इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए फिर से आ गया ये मिलान के लिए। तो संवैधानिक संशोधन किसमें है, 368 में है, जानते हैं आप। वित्त आयोग किसमें है, वित्त आयोग जो है 280 में है। वित्तीय आपात जो है किसमें है, 360 में है, जो कि अभी तक कभी भी नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है भारत में वित्तीय आपातकाल। अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, 312 में है, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलान के लिए देखेंगे हम। फिर मिलान के लिए है, देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसमें है, अनुच्छेद 148 में मिलान कर दीजिए। और वित्त आयोग किसमें है, वित्त आयोग अभी हमने देखा कि 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण की बात किसमें की गई है, अभी हमने ऊपर देखा था 323 में, 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है 315 में। और यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं की 312 में, ठीक है, याद रखिए। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, फिर से मिलान के लिए भी अंतर राज्य परिषद वित्त आयोग का मिला दीजिए आप जो है 280 से। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात अभी हमने ऊपर देखा था 323 का में है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का किसमें, 315 में है। तो अंतर राज्य परिषद का भी किसमें हो जाएगा, 263 बचा है, तो ये सही हो जाएगा, सही सभी सुमेलित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से सुमेलित के लिए बात की गई है। तो यानी कि 215 दिया, कि 222, 226 और 227 दिया गया। तो 226 आप मेनली जानते हैं कि किसमें है। 32 में क्या है कि जो है रिट जारी करने की शक्ति किसको है, उच्चतम न्यायालय को है। और 226 के तहत हाई कोर्ट को है। तो कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो ये किस में हो जाएगा, 3 इसका सही हो जाएगा। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण जो है 215 बात किया गया। तो इसका यानी कि सी का थर्ड यानी कि मिलाएंगे हम, तो सी का थर्ड किसमें मिल रहा है, देखिए दोनों में दिया गया है, ठीक है। और किसमें है, सी का थर्ड दोनों में बात किया गया है, ठीक है। अभी देखिए एक या 215 का, हम 215 में क्या होता है कि 215 का उच्च, इसका मिला लीजिए आप, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। 215 में क्या बात करता है कि उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि दूसरे न्यायालयों के लिए कोई अभिलेख सिद्ध होगा, ठीक है। जो भी यानी कि वो डिसीजन देगा वो दूसरे यानी कि निम्नतम न्यायालयों के लिए क्या हो जाएगा, वो एक अभिलेख बन जाएगा, यानी कि उसी के अनुसार फिर उनको डिसीजन देना पड़ेगा। और क्या है फिर, और जो है हमारा बी नंबर का देखते हैं 222, अनुच्छेद 222, क्या अनुच्छेद 222 का किससे मिलाएंगे, आप किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की बात करता है, ठीक है। कोई एक मामला है दूसरे न्यायालय को यानी कि अंतरण कर देता है कोई दूसरा मामला, तो यानी कि अनुच्छेद 222 में कहा गया है, ठीक है। और डी नंबर 227 किसमें है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है, सभी न्यायालयों को के अधीक्षण की शक्ति की बात करते हैं। तो आप इसका देखिए कौन सा मिलान सही हो जाएगा इसका,
आप मिलान कर लीजिएगा और ये ऐसे ऊपर ऊपर व्याख्या देख लीजिए। 215 में है उच्चतम उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय का होना। 222 में क्या है, किसी न्यायालय का एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 में रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 32 में किस 32 अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को है रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 227 में क्या है, सभी न्यायालयों के अधीन अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। फिर देखिए यानी कि ये क्वेश्चन है जो कि आरओ में आया हुआ है मेंस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें है, 241 में है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशासन की बात करता है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 242 में निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मिलान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करता है। एक नंबर इसका मिलान कर देंगे। ठीक है, 76 में हमारा क्या है, सीएजी भारत का महान न्यायवादी, सॉरी भारत का महान न्यायवादी किसमें है, अनुच्छेद 76 में मिलान कर देंगे। 75 एक में क्या है, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, 131 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करता है। आप मिला लीजिए ऐसे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यानी कि दिया गया मिलान के लिए विधि के सम्मुख समानता। विधि के सम्मुख क्या है, समानता अनुच्छेद यानी कि 14 में बात करता है। अनुच्छेद 14 में दो प्रकार की समानता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 14 में दो प्रकार की समानता के बारे में बात करते हैं, विधि के सम्मुख समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। ठीक है, विधि के सम्मुख समानता की बात जो है हमारा इंग्लैंड से लिया गया और संरक्षण की बात यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, आप याद रखिए। कार्य करने का अधिकार किसमें, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 45 में बात की गई है। और कार्य तो आप ऐसे मिलान ऐसे भी कूट देख सकते हैं, तो कौन सा मिल रहा है, तो यानी कि डी का, यानी कि अगर 2 है, डी का 2 मिलान कर दीजिए और ए का 3 मिलान करेंगे तो कौन सा, यानी कि ए का 3 किसमें है, ए का 3 देखिए बी नंबर पे है। करेक्ट, ए का 3 बी नंबर पे है और डी का हमने अभी 2 देखा। ठीक, डी का 2, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी, ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसका मिलान कर सकते हैं। देखिए, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हम देखेंगे यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 371 में नागालैंड से संबंधित है, क्या सही है। इसमें क्या करना है कि सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं बताना है, तो 371 का में नागालैंड की बात करता है, सही है। 371 खा में असम की बात करता है, ठीक है, सही है। 371 गा में मेघालय की बात करता है, ये गलत दिया है। 371 जो हमारा ग है वो मणिपुर की बात करता है। ठीक है, 371 गा में मणिपुर की बात किया गया। 371 घ में जो है आंध्र प्रदेश की बात करता है। ठीक है, जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है ऐसा। तो संक्रमण का विशेष उपबंध यानी कि इन राज्यों को दिया गया है तो उससे रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचियों से अभी हमने देखा यानी कि अनुच्छेदों से, अब अनुसूचियों से रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं। भारतीय संविधान में जानते हैं कुल अनुसूची 12 है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में है फिर वही घूम घुमा के 12। ठीक है, फिर यानी कि ये सारा आप तो अनुसूचियां जानते ही हैं। भारत के संविधान में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में 20 भाग है, नहीं 22 भाग है। 395 अनुच्छेद है, ये गलत है, 395 हो जाएगा इसमें। गणना की दृष्टि से कितने, अभी हमने बताया कि 468 और 450 प्लस याद रखना आप ऐसे। और यानी कि भारत में संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ये बात सही है। 3 इसका सही हो जाएगा। तो इसमें संशोधन में अधिनियम द्वारा जोड़ा गया कौन सा इसमें सही है, तो केवल 3 सही हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। देखिए आया इसमें आया हुए क्वेश्चन। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान में निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है। कौन सा है, राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में किसमें बात करता है, पहली अनुसूची में। संघ और राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में क्या है कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के और उनके क्षेत्राधिकार में विस्तारित ब्यौरा देता है। दूसरी अनुसूची में क्या है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करता है, संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ की बात। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात करता है, याद रखिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो किसमें होगा, पहली अनुसूची में, ठीक है, संशोधित किया जाना चाहिए अगर नए राज्य का गठन कर रहा है, सृजन कर रहा है, ठीक है, पहली अनुसूची के अंतर्गत आएगा वो। चलिए देखते हैं इसमें, यानी कि कथन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उल्लिखित है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ की बात किसमें की गई है, जो हमारे संवैधानिक पद है उनकी शपथ की बात तीसरी अनुसूची में है, ठीक है, याद रखना। तो ये नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, इसमें भी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ, ये भी नहीं है शपथ। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी नहीं है। ओ सॉरी, ये तो यानी कि तृतीय, सॉरी तीसरी अनुसूची हमने, ठीक है, ये ठीक है। संवैधानिक पदों की बात करता है तो हमारे, यानी कि देखिए, संघ के मंत्री जो है पद की शपथ, तो ये भी एक संवैधानिक पद। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने, ये भी संवैधानिक है। राष्ट्रपति के लिए संविधान, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, तो ये भी एक संवैधानिक पद है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इसमें नहीं। व्याख्या इसकी देख लेते हैं अच्छे से हम, क्या है कि इसमें कौन कौन से है, देखिए, संघ के मंत्री की है, और इस अनुसूची में किसकी किसकी शपथ का प्रतिज्ञान की बात करता है वो हम देखें। संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी संसद के सदस्य हैं, ठीक है, इसमें ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है, और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक भी ले सकते हैं। किसी राज्य के मंत्री की शपथ की बात करता है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की बात करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ये तो हमने अनुच्छेद 60 में ही कर लिया ना, तो अब यहाँ से क्यों आए, क्योंकि ये हम पहले ही अनुच्छेद 60 में बात कर लिए हैं, ठीक है, इसका शपथ की, तो अब इसके लिए जरूरी नहीं है, ना कि तृतीय अनुसूची में नहीं है, ठीक है, ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान की अनुसूची दिया है एक तरफ, यानी कि मिलान करने के लिए। चतुर्थ अनुसूची की बात करता है कि राज्यसभा के बारे में बात करता है, ठीक है। और षष्ठम अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में जनजातियों के क्षेत्र के बारे में बात करता है। आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची में भाषा की बात करता है, ठीक है। और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आ गया मिलान के लिए। सातवीं अनुसूची क्या बात करते हैं, सातवीं अनुसूची जो हमारा है विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में बात करता है, ठीक है। और आठवीं अनुसूची भाषा के बारे में बात करता है। नवीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है, कुछ अधिनियमों का विधि, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से रिलेटेड है ये। और 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल से रिलेटेड है, तो मिला लीजिए आप, ये आप देखिए, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, वही यानी कि भूमि सुधार से रिलेटेड है। और सातवीं अनुसूची, यानी कि सातवीं अनुसूची फिर आ गया कुछ, सातवीं अनुसूची बात करता है संघ राज्य तथा समवर्ती सूची के बारे में बात करता है। तीन सूचियां दी गई है। आठवीं अनुसूची भाषा के बारे में बात करते हैं। नवीं अनुसूची कुछ कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ये ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल, ये मिलान कर लीजिए। तो टोटल आज यानी कि कुल मिलाकर के इसी तरह से, यानी कि अनुसूचियों की बात है इसमें। और जो हमारा इसमें देखिए, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, आर्थिक नियोजन की बात किसमें है, समवर्ती सूची में बात की गई है, ठीक है। तीनों अनुसूचियों को आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से अनुसूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं, तो इससे भी यानी कि क्वेश्चन बना सकता है इस तरह। तो हमारा जो आर्थिक से समवर्ती सूची में बात किया गया है, ठीक है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में बात करता है, तो जानवरों की रोकथाम के लिए केंद्र सूची में, जानवर पशु किस में आते हैं, देखिए दोनों का विषय है, ठीक है, राज्य और ये केंद्र दोनों का विषय, तो समवर्ती सूची आ जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची का कौन सा विषय है, फिर देखिए रेडियो और टेलीविजन की, ठीक, समवर्ती सूची कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए। कौन से पद भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये केंद्र का विषय, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य का विषय है। और तो समवर्ती सूची में क्या है, आगे देखते हैं। सी नंबर, प्रति व्यक्ति कर,
प्रति व्यक्ति कर की बात करता है, ये कर की बात टैक्स किस में है, ये तो यानी कि ये भी केंद्र का है। और निखात निधि जो है, निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची में, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण और ये केंद्र और राज्य दोनों का भाग होगा, ठीक है। क्योंकि देखें, क्योंकि जनसंख्या का नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या को कौन गिनती करेगा, राज्य के द्वारा ही करती है, फिर वो केंद्र में जाती है, ठीक है, प्रस्तुत की जाती है। तो ऐसे यानी कि समझ सकते हैं आप। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये किसकी बात करता है, इसमें मिलान करने कौन कौन सी सुमेलित नहीं है बताना है। तो अभी हमने देखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात जो करता है, तो राज्य सूची का विषय, जैसे क्या अस्पताल वगैरह खोले जाते हैं ना, सरकारी अस्पताल वगैरह, तो राज्य सूची के विषय। जनगणना किसका, संघ सूची का, सही है। राज्य सूची राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है द्वितीय अनुसूची में है, नहीं, ये किसमें है, चौथी अनुसूची में है, ठीक है। दल बदल का विरोध 10वीं अनुसूची, सही है ये। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो ये शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, ठीक है। कृषि हमारा राज्य में है, ठीक है, कृषि हमारा राज्य में है। पुलिस हमारा राज्य में है, और रक्षा भी, रक्षा हमारा किस में है, रक्षा ये दोनों में है, ठीक है। सॉरी, रक्षा, रक्षा किस में आ जाएगा, रक्षा आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइए आप रक्षा किस में आएगा। तो क्योंकि इससे क्या होगा आपका, देखते हैं यानी कि कितना यानी कि तैयारी है। तो रक्षा यानी कि, तो जैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो ये यानी कि बताना है, आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि याद हो जाएगा। वन जो हमारा किस में है, वन जानते हैं आप समवर्ती सूची का, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वन हमारा किस में आ जाता है, वन हमारा दोनों में है, ठीक है। शेयर बाजार किसका है, ये संघ का है। और डाकघर बचत जो है संघीय सूची का है, ठीक है। जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का है, सही है, ठीक है। शेयर बाजार एवं डाकघर बचत संघीय सूची में है, ठीक है। तो आप देखिए कितना यानी कि इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन है सब। केंद्र सूची का विषय बताना, केंद्र सूची का क्या हो जाएगा, जनगणना केंद्र सूची का है। राज्य सूची का क्या है, राज्य सूची का बताना है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का ही है, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, ये भी ठीक है, अभी जैसे मैं ऊपर देखा था। अवशिष्ट सूची में अंतरिक्ष अनुसंधान तो ये केंद्र सरकार का ही है। चलिए मिलान में देखते हैं ना, हम देख लेंगे। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये किस में आएगा, ये तो राज्य का है। बी का वन किसमें, बी का वन फर्स्ट नंबर पे है और डी नंबर पे है। ए का थ्री यानी कि केंद्र सूची, केंद्र सूची का जनगणना भी हमने देखा। और यानी कि समवर्ती सूची किसमें है, समवर्ती सूची जनसंख्या और जो परिवार नियोजन है ये समवर्ती सूची में, जैसे अभी हमने ऊपर बात किया। और ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान है ये अवशिष्ट सूची का है, जिसमें अवशिष्ट सूची क्या होती है, अवशिष्ट सूची जिस पर कोई यानी कि नहीं जब बनाता है तो उसमें यानी कि केंद्र को प्रायोरिटी दी जाती है। केंद्र उसमें यानी कि उसमें बनाता है, यानी कि विषय केंद्र के विषय में दे दिया जाता है। जिसमें कोई यानी कि अगर नहीं है तो केंद्र को यानी कि उसमें प्राथमिकता दी जाती है, केंद्र उसमें संबंधित कानून बनाता है। तो ये देखिए आप इससे मिलान कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के ऐसे ही है, आप देख लीजिए केंद्र में क्या क्या यानी कि भाग है। और रेलवे वगैरह हो गए, ये आपको देखना है कि किस में आता है। संघ सूची के संबंधित नहीं है, इसमें बताना है संघ सूची में कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए वैदेशिक मामले हैं, तो संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। जो हमारा कृषि क्या है, समवर्ती सूची में है, तो संघ सूची में रक्षा है, रेलवे है हमारा, और वैदेशिक मामले सारे संघ सूची में आते हैं। लेकिन कृषि हमारा किसमें है, कृषि जो हमारा है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और जो शिक्षा है समवर्ती सूची में है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। इसमें बताना है कि राज्य सूची के किसका उल्लेख है, किसके अंतर्गत राज्य सूची का उल्लेख। तो शिक्षा हमारा जो है समवर्ती सूची में है। विद्युत हमारा किसमें है, विद्युत हमारा जो है बिजली जो है ये किसमें है, विद्युत हमारा जो है विद्युत का क्रय विक्रय से रिलेटेड है उसमें, यानी कि तो ये भी क्या है, एक यानी कि राज्य का है, राज्य का विषय है, ठीक है, विक्रय। अच्छा इसमें क्या पूछ रहा है पहले ये देखना है कि राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है, राज्य सूची में किसका उल्लेख है। तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में शामिल है, क्या पूछ रहा है, कुछ उल्टा दिया है क्या। तो इसको आप देखिए, ओ सॉरी, देखिए इसमें कुल मिलाकर के राज्य सूची का विषय पूछ रहा था कि राज्य सूची में यानी कि क्या है। तो राज्य सूची में देखिए शिक्षा भी हमारा किसमें है,
शिक्षा किसमें है? समवर्ती सूची में। अभी हमने बताया कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, ठीक है। विद्युत भी समवर्ती सूची में है, राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। रेलवे पुलिस जो है वो नहीं है, रेलवे पुलिस नहीं है, ठीक है। रेलवे पुलिस संघ सूची का विषय है। और जो वन है ये हमारा भी समवर्ती सूची में है। चलिए आगे देखें, कौन सा राज्य सूची में, कौन सा राज्य सूची में है विषय बताना है। रेलवे पुलिस अभी हमने बताया संघ राज्य का है, ठीक है। रेलवे पुलिस किसका है? राज्य का है। निगम कर जो है, निगम कर किसका है? निगम कर, निगम कर जनगणना संघ सूची का विषय। निगम कर जो होता है, जो कर से रिलेटेड है, तो वो फिर यानी कि राज्य सूची का है। जनगणना किसका है? राज्य सूची का, ओ सॉरी संघ का है। और निगम जो है संघ का है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये किसमें? समवर्ती सूची में आते हैं। रेलवे पुलिस राज्य सूची में, और आर्थिक और जो है सामाजिक नियोजन किसमें है? समवर्ती सूची में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में है, यानी कि ये तीनों अनुसूचियों के बारे में बात कर रहा है। भूमि सुधार के विषय में कौन अंतर्गत है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची किसका विषय? तो राज्य सूची का विषय है ये। भूमि से रिलेटेड है ना, तो खेती से, तो राज्य सूची। चलिए आगे आप इसी तरह देख सकते हैं। इसमें देखिए छठी अनुसूची के बारे में बात करता है कि छठी अनुसूची से रिलेटेड प्रावधान किस राज्य में लागू? त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और उपयुक्त सभी तो नहीं, उपयुक्त सभी नहीं होगा। एटीएमएम जो बताया गया है कि छठी अनुसूची में क्या केवल एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, बात करता है। चलिए आगे देखते हैं, उद्देशिका से रिलेटेड यानी कि अब क्वेश्चन देखिए कि हमारा जो है, जो उद्देशिका यानी कि संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी। और ये 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? ये यानी कि स्वीकार किया गया था, ठीक है। उनकी उद्देशिका को कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब 42वें उद्देशिका जो है, उद्देशिका में क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में पूछा जाता है कि उद्देशिका में तीन कौन कौन से तीन भाग यानी कि संशोधन किए गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, याद रखना। अब 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। 3 प्रकार के न्याय की बात कौन कौन क्या क्या है? संविधान में अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, ठीक है। उद्देशिका के संविधान में विधिक निर्वाचन में सहायक है। असर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। के एम मुंशी के अनुसार क्या कहते हैं? उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। कौन कहते हैं? के एम मुंशी। और इसमें यानी कि एक है केशवानंद भारती केस 1973 का जो है, तो इसमें और ये एक बेरूबारी जो है, बेरूबारी केस, ये आप देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हम देखेंगे सारा चीज। तो उद्देशिका के बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बनता है उद्देशिका के बारे में कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? संविधान लागू किया गया था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। तो इसमें भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी बताना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें क्या क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी हो जाए। यानी कि क्रम पूछ रहा है कि एक क्रम क्या था उसमें दिया गया था, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देखिए 1925 इसमें क्या है? वास्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। अच्छा, समाजवादी नहीं था ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता बाद में जोड़ा गया था। तो ये बात देखिए कितना क्वेश्चन को घुमा रहा है। तो एक यानी कि 26/11/1950 को तो समाजवादी था ही नहीं, समाजवादी शब्द उस समय था ही नहीं। इसमें भी यानी कि दिया है क्या है? केवल लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया है, लेकिन इसमें संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाए? संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य हो जाएगा। समाजवादी शब्द अगर ये कब आ जाएगा? 1976 के बाद यानी कि देखा जाएगा, तब ये फिर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन ये डेट के हिसाब से यानी कि बात कर रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संवैधानिक स्थिति क्या थी 26 जनवरी 1950 को? वास्तविक संवैधानिक स्थिति के लोकतंत्र में गणराज्य, फिर वही चीज पूछा है।
तो इसका क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तो नहीं होगा इसमें, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज, पंथ निरपेक्ष, फिर देखिए फिर गलती कर रहे हैं आप, पंथ निरपेक्ष जोड़ा ही नहीं गया। तो क्या क्या यानी कि 1976 में जोड़ा गया ना, तो 1976 में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो जिसमें है उसको हटा देना है। चलिए आगे, सीधी सीधी बात है। तो भारत में संविधान में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? संविधान निर्माताओं का जो यानी कि उनकी जो उद्देशिका है, उनका जो उद्देश्य है संविधान बनाने के, किस में प्रतिबंधित है? तो उद्देशिका में। ठीक है, प्रस्तावना में प्रतिलक्षित होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, सही क्रम पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, बीपीएससी में आए हुए हैं। तो इसमें देखें क्या होगा कि उद्देशिका आपको पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इस तरह यानी कि क्रम को आप याद रखना। ठीक ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ऐसे याद रखना। ठीक है, क्रम पूछता है, बस यही याद रखना आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा वर्णित करता है? ठीक है, तो ये संविधान की प्रस्तावना ही करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप यानी कि प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेंगे एक बार, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्या क्या है भारतीय संविधान प्रस्तावना में 26 नवंबर, ये फिर वही बात करता है कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। क्या क्या सम्मिलित नहीं था? उसमें समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, गणराज्य था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नहीं था? 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका, 1, 2, 3 ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें फिर पूछ रहा, पंथ निरपेक्षता शब्द किस में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है सब। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह, यानी सारे उद्देशिका में क्या क्या जोड़ा गया, कब लिया गया, तो वही सारा कुछ है और इसमें कुछ खास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यानी कि, और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।